ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्लाइड नज़र आ रही है आप लोगों को? यू कैन सी जी द सर, नजर आ स्लाइड, रही है। राइट, गुड। अच्छा, आज हम टुडे वी विल टॉक अबाउट रिवर्स लॉजिस्टिक्स एंड reverse logistics is a bit new topic but getting more and more attention in supply chain these days, because it is an important part of company operation and supply chain. So what is reverse logistics? जब भी कोई प्रोडक्ट सर कस्टमर की तरफ से वापस सप्लायर साइड पे आ रही होगी तो वो रिवर्स लॉजिस्टिक में शामिल होगी। वेरी गुड, बिल्कुल। पहले इसका कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होता था, लेकिन अब कस्टमर्स, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, कस्टमर सर्विस अच्छी देना चाहते हैं, अब प्रॉपर रिवर्स लॉजिस्टिक्स के सिस्टम्स हैं और कुछ गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स भी हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने रिवर्स लॉजिस्टिक को सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया है। और रिवर्स लॉजिस्टिक्स किस वजह से होती है, एनी आइडिया? सर मोस्टली ये होती है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट बना के आगे फॉरवर्ड किया है और उस प्रोडक्ट में किसी न किसी तरह से डिफेक्ट है जिसकी वजह हम्म। से वो कस्टमर यूज नहीं कर सकता या यूज के काबिल नहीं है, तो वो रिवर्स लॉजिस्टिक के अंदर शामिल हो जाता है। राइट, राइट, गुड। ये एक बड़ा रीज़न है, और भी रीजंस हैं। और रिवर्स लॉजिस्टिक्स को आप कैसे अपने बिजनेस के एडवांटेज में यूज़ कर सकते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें ये डिस्कस करेंगे, रिवर्स स्ट्रेटजी आप डिज़ाइन कैसे करते हैं एंड देन हाउ यू इम्प्लीमेंट इट। और देखें एक्टिविटीज सपोर्टेड बाय एंड बेनिफिट्स ऑफ रिवर्स लॉजिस्टिक्स। रिवर्स लॉजिस्टिक्स के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, तो वी विल डिस्कस दैट। बिजनेस का एडवांटेज आप कैसे ले सकते हैं रिवर्स लॉजिस्टिक्स के जरिए। और जाहिर है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के लिहाज से रिवर्स लॉजिस्टिक्स के जो डिज़ाइन है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो वी विल सी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के किस स्टेज पे आपकी रिवर्स लॉजिस्टिक्स की का डिज़ाइन किस तरीके से होगा। तो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ चैप्टर 1। तो ये बेसिकली रिवर्स लॉजिस्टिक्स है, आप लोग ने जैसे अब्दुल ने बताया, तो ये बिल्कुल इसी के मुताबिक होता है। और ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि एंड यूज़र से ही प्रोडक्ट रिटर्न हो, मैन्युफैक्चरर भी प्रोडक्ट्स को रिटर्न करते हैं रॉ मटेरियल सप्लायर को, डिस्ट्रीब्यूटर रिटर्न करता है मैन्युफैक्चरर को, इसी तरीके से होलसेलर और रिटेलर्स भी रिटर्न करते हैं प्रोडक्ट्स को। बाज़ औक़ात वो प्रोडक्ट्स ऑब्सोलीट हो जाते हैं या उनके अंदर कोई डिफेक्ट आ जाता है, ये सारी चीज़ों की वजह से ये भी रिटर्न करते हैं, क्योंकि ये भी कस्टमर है मैन्युफैक्चरर के। तो इसमें प्रोडक्ट रिटर्न्स रिवर्स डायरेक्शन में है, इसलिए इसको रिवर्स लॉजिस्टिक्स कहते हैं। क्योंकि नॉर्मली तो आप अपना लॉजिस्टिक डिज़ाइन करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका मटेरियल फ्लो करता है। लेकिन इस डायरेक्शन में जब फ्लो करता है तो ये रिवर्स लॉजिस्टिक्स है। और ये इन्होंने कुछ रीजंस भी लिखे हैं यहाँ पे कि रिटर्न होता है, प्रोडक्ट रिटर्न वेरी कॉमन, रिपेयर के लिए भी भेजते हैं बाज़ औक़ात, ठीक है, तो वो भी होता है पार्ट। रीमैन्युफैक्चर करते हैं, आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनको कि आप ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को वापस भेज दें तो वो उसे रीमैन्युफैक्चर कर देता है। जैसे बेयरिंग्स हैं, बेयरिंग्स के ऊपर मेटल स्प्रे करके उनको रीमैन्युफैक्चर किया जाता है। एंड यू कैन डू रिसाइकिल एज वेल। तो रिसाइकलिंग क्या होती है जी? व्हाट इज रिसाइकलिंग? सर सर फॉर एग्जांपल कोई भी आपकी ग्लास की चीज़ है, फॉर एग्जांपल हम्म, ग्लास बॉटल्स है, अगर वो आप जी, मैं वापस मैन्युफैक्चरर के पास जाती है, मैन्युफैक्चरर कलेक्ट करता है, तो वो हम्म, उसी को रीप्रोसेस करके रीसाइकिल करके उसी ग्लास को दोबारा फॉर्म करके उसमें से बैक्टीरिया वगैरह निकाल के और फिर वो आगे अपनी प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर लेगा दोबारा। जी, बिल्कुल। ग्लास है, मेटल है, पेपर है, ये सब रिसाइकल होते हैं। ओके। तो अब ये रीजंस हैं, क्या रीजंस हैं कि रिवर्स सेंस के सप्लाई चेन को क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो पहला रीज़न तो ये है
कि आप कॉस्ट अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर आप रिवर्स सप्लाई चेन नहीं बनाएंगे तो एनी वेज आपके प्रोडक्ट्स तो रिटर्न हो रहे होंगे, तो फिर वो कॉस्टली मेथड से रिटर्न कर हो रहे होंगे, और मोस्टली इसका बर्डन मैन्युफैक्चरर पे पड़ता है। उस कॉस्ट को अवॉइड करने के लिए, या कस्टमर्स कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, तो दैट टू इज नॉट ए वेरी डिजायरेबल सिचुएशन। तो उस कॉस्ट को अवॉइड करने के लिए आप रिवर्स सप्लाई चेन डिज़ाइन करते हैं। फिर आपकी आफ्टर मार्केट सेविंग्स होती हैं। आफ्टर मार्केट किसको कहते हैं? जब आप एक प्रोडक्ट को सेल कर दें, उसके बाद जो आप बिजनेसेस करते हैं वो आफ्टर मार्केट बिजनेस करते हैं। जैसे उसका रिपेयर है, उसके स्पेयर पार्ट्स हैं, उसके मेंटेनेंस है, उसकी सर्विस है, ये सब आफ्टर मार्केट कहलाती है। तो आपका जो भी रिकवर्ड मेटल्स है, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स में ख़ास तौर पे बहुत कीमती कीमती मेटल्स यूज़ होते हैं, उनको आप सेल कर सकते हैं, कंटेनर्स को सेल कर सकते हैं, प्रोडक्ट को एक स्क्रैप की सूरत में सेल कर सकते हैं। तो ये आपका आफ्टर मार्केट सेविंग्स है। और फिर ये कॉम्पिटिटिव एज भी बन जाता है आपका। क्यों कॉम्पिटिटिव एज बन जाता है? इसलिए कि आपके कस्टमर्स आपको एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस की वजह से लाइक करते हैं और आपको प्रेफर करते हैं बिजनेस के लिए। तो ये एक आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है। फिर प्रेशर्स हैं। आजकल कस्टमर्स की तरफ से प्रेशर है, शेयर होल्डर की तरफ से प्रेशर है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर है कि जनाब आप ग्रीन पोस्चर इस्तेमाल करें, यानी कि आप प्रोडक्ट वेस्ट को मिनिमाइज करें। और ख़ास तौर पे हज़ार्डस प्रोडक्ट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा रेगुलेशन सख्त होती जा रही हैं। इन प्रेशर्स की वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन उसको या तो रिएक्टिवली या फिर प्रोएक्टिवली मैनेज करने के लिए रिवर्स सप्लाई चेन क्रिएट कर रहे हैं। फिर इस वक्त दुनिया में जो ग्रोइंग मार्केट है वो नेचुरल की है, ऑर्गेनिक की है और केमिकल फ्री की है, या इकोलॉजिकली सेफ प्रोडक्ट्स की है। जैसे प्लास्टिक इकोलॉजिकली सेफ प्रोडक्ट क्यों नहीं है? कि प्लास्टिक्स नेवर डाई आउट। वो कभी भी जो है ना ख़त्म नहीं होते, आपके इसमें ऐड होते रहते हैं। अब आप पानी के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे उसका प्लास्टिक आप फेंक रहे हैं, अगर आप इसे रिसाइकिल नहीं करेंगे तो ये प्लास्टिक आपके ड्रेन सिस्टम में, समुद्रों में और इस तरह से और बहुत सी जगहों पे ये बिखरा हुआ नज़र आएगा। या आप इसे लैंडफिल में भी डालेंगे। लैंडफिल वो जगह होती है जहाँ पे आप इस तरह के प्रोडक्ट्स को बरी करते हैं, ताकि वो नेचुरली डिकम्पोज हो जाए। लेकिन प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता, तो ये इकोलॉजिकली इस लिहाज से सेफ प्रोडक्ट नहीं है। बाज़ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। वो भी उन पे दुनिया में बैन लग रहा है या रिस्ट्रिक्शन लग रही है। उनको अल्टरनेट्स तलाश किए जा रहे हैं, बहुत सारे अल्टरनेट तलाश किए गए। और फिर ऑर्गेनिक की मार्केट है। ऑर्गेनिक क्या मतलब है? वो जो आपके नेचुरल वेजिटेशन होती है, जिसके अंदर आप कोई आर्टिफिशियल सीड यूज़ नहीं करते, मोनसेंटो या किसी और ब्रांड के, वो प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक होते हैं। इस वक्त दुनिया में दो तरह के प्रोडक्ट्स चल रहे हैं एग्रीकल्चर में। एक प्रोडक्ट जो है वो ऑर्गेनिक है, जो कि जिस तरह के हमारे पाकिस्तान में पहले होता था कि सारे जो है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी लोग यूज़ कर रहे हैं ये सीड। इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। ज़मीन के लिए नुकसानदायक है। ये प्रोडक्ट्स इतनी सेफ़र नहीं है जितनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स सेफ़र होती हैं। तो लेकिन जो ग्रोअर होते हैं वो ज़्यादा प्रोडक्शन के लालच में ऑर्गेनिक से आर्टिफिशियल सीड्स की तरफ जा रहे हैं। तो अपना ये आवाज़ बंद कर दीजिए जी। तो मुल्क दुनिया में लेकिन ऑर्गेनिक की प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अमेरिका में सेग्रीगेट होकर के बिकते हैं कि ये ऑर्गेनिक है, ये नॉन ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक की प्राइसेस 35-40% ज़्यादा होती हैं। और दूसरा जो कहलाता है वो जीएमओ कहलाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जो कि बेसिकली आप बीजों को मॉडिफाई करके और आर्टिफिशियली डेवलप करके लैब में फिर बेचते हैं। तो वो उनके नुकसानात भी हैं, उनके बारे में कुछ रिसर्च ऐसी है जो कंक्लूसिव तो नहीं है, लेकिन उनसे ये पता चलता है कि वो कार्सिनोजेनिक हो सकती हैं। तो इसलिए लोग दोबारा ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं। फिर एनवायरमेंटल की अवेयरनेस आज की जनरेशन को ज़्यादा है कंपेयर टू पास्ट जनरेशन्स को। आपको पता है कि दुनिया में ओजोन लेयर का मसला है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो गया है। और अभी कह रहे हैं कि ये जो कोरोना आया है उसकी वजह से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो कम हुई हैं,
तो उसमें जो है न्यूजीलैंड के ऊपर का जो ओजोन लेयर है या ऑस्ट्रेलिया के ऊपर का जो ओजोन लेयर है वो काफ़ी हद तक फिल हो गया है, रिपेयर हो गया है। और ओजोन आपको जितने भी सन से वो रेज निकलती हैं जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, उनको रिफ्लेक्ट कर देता है वापस आसमान की तरफ। तो इसलिए ओजोन लेयर आपकी हेल्दी ज़िंदगी की ज़मानत है दुनिया पे। जब आप इस तरह के केमिकल एमिशंस करते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं, जो कि ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो ओजोन को डिप्लीट कर देते हैं और एज ए रिजल्ट ज़मीन पे रहने वाली जो बहुत सारे फिशीज़ हैं उनके लिए लाइफ लाइफ डेंजर में आ जाती है। तो इसलिए दुनिया में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर है कि जनाब आप इस तरह के केमिकल्स यूज़ ना करें और या तो मिनिमाइज करें या फिर बिल्कुल प्रेफरेबली ख़त्म कर दें। तो जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर में पहले आता था जो वो उसको ख़त्म किया गया क्योंकि वो ओजोन लेयर के ऊपर बहुत निगेटिव इम्पैक्ट डालता था। अब उसकी जगह दूसरा केमिकल यूज़ कर रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंट के ऊपर भी दुनिया में अवेयरनेस तो है, अगरचे बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उसके ऊपर लिप सर्विस कर रहे हैं, बट स्टिल इन्वायरमेंट के ऊपर रेगुलेशंस सख्त हो रही हैं। और फ्यूचर में यही उम्मीद है कि इन्वायरमेंटल पे जिस तरह काम हो रहा है, जिस तरह से रेगुलेशन सख्त हो रही हैं, तो मैन्युफैक्चरर्स विल बी लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू गो विद environmental friendly products. अच्छा जनाब, स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी रिवर्स लॉजिस्टिक्स की और डिज़ाइन कैसे करेंगे? जाहिर है कि यू आर ए बिजनेस पर्सन, आप एक बिजनेस चला रहे हैं, आपकी तो यही कोशिश होगी कि कोई भी ऑपरेशन आप करें, इवन इफ इट इज़ बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट या CSR की वजह से आप कर रहे हैं, आप तो यही चाहेंगे कि आपके तमाम ऑपरेशंस प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस हो। तो रिवर्स लॉजिस्टिक्स को भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि इसके ऊपर आपको कॉस्ट ना आए बल्कि आपके लिए प्रॉफिटेबल हो जाए। तो सबसे पहले तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि फॉरवर्ड फ्लो जब आप कर रहे होते हैं, फॉरवर्ड सप्लाई चेन हो रहा होता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट होती है। जैसे डिक्लाइन के स्टेज में आपकी जो सप्लाई चेन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, उसमें से रिसोर्सेज ड्रॉ होने शुरू हो जाते हैं और वो रिसोर्सेज आप दूसरे बिजनेस प्रोडक्ट में लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब ये मेच्योरिटी और डिक्लाइन की तरफ आ रहा होता है, उस वक्त आपका रिवर्स लॉजिस्टिक्स ग्रो कर रहा होता है, क्योंकि आपकी ज़्यादातर प्रोडक्ट्स अपना लाइफ साइकिल पूरी कर चुकी होती हैं। अब वो रिटर्न के फेज़ में हैं या डिस्पोज ऑफ के फेज़ में हैं, तो इसलिए आप जो है वो रिवर्स लॉजिस्टिक्स का अलग से एक डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि जब आपका प्रोडक्ट ख़त्म भी हो जाता है, आप प्रोडक्ट को एंड कर देते हैं कि फर्दर वी आर नॉट सप्लाइंग दिस प्रोडक्ट इन द मार्केट, तब भी आपको आफ्टर मार्केट में आप कंटिन्यूइंग सपोर्ट देना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलेशन, इन द फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस, इन द फॉर्म ऑफ स्पेयर पार्ट्स। तो वो आपका कंटिन्यूइंग सपोर्ट चल रहा होता है, यानी आपने प्रोडक्ट बनाने बंद कर दिए, डिक्लाइन पे आ गया, लेकिन मार्केट आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर रही है। मे बी दे विल यूज़ इट टिल नेक्स्ट 10-15 ईयर्स, ये जो डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट के किस तरह की लाइफ है। तो इसलिए इवन इफ यू डिसकंटिन्यू योर प्रोडक्ट, लायबिलिटी आपकी रहती है। तो इसलिए आपका रिवर्स लॉजिस्टिक्स गोज बियॉन्ड द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। और जाहिर है कि एक ऐसे प्रोडक्ट को सपोर्ट करना है जिसको आप बना नहीं रहे, तो अगर आप उसको सही तरीके से डिज़ाइन नहीं करेंगे तो दैट विल बी सिंपली ए कॉस्ट फॉर यू। उस कॉस्ट को अवॉइड करने के लिए यू डिज़ाइन ए रिवर्स लॉजिस्टिक्स इन ए प्रॉफिटेबल मैनर। तो यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया है कि जनाब रिवर्स लॉजिस्टिक्स के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप अपने कस्टमर्स को ये बताते हैं कि आप जो है वो अपने प्रोडक्ट के लिए ओनरशिप लेते हैं फॉर द लाइफ टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, तो यू गेट कस्टमर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स। बल्कि अब तो ये हो रहा है कि लोग अपने प्रोडक्ट से इतना ज़्यादा नहीं अर्न कर रहे जितना ज़्यादा आफ्टर मार्केट से अर्न कर रहे हैं या ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। जैसे प्रिंटर इज़ वन एग्जाम्पल, डीजल जनरेटर इज अनदर एग्जाम्पल, कंप्रेसर्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल। कि आप जो है ये देखिए, कैट मिसाल के तौर पे कैट का डीजल जनरेटर आपने कहीं पे इंस्टॉल किया, कैट इज़ ए वेरी गुड प्रोडक्ट, लेकिन उसको हर साल के बाद एक
ओवरहॉल की ज़रूरत होती है, 5 ईयर्स के बाद मेजर ओवरहॉल की ज़रूरत होती है, इसको इंस्टॉलेशन सपोर्ट की ज़रूरत होती है, रिपेयर की, स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत होती है, ऑपरेटर की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें कस्टमर नहीं कर सकता। कस्टमर इसलिए नहीं कर सकता कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस कस्टमर इज नॉट एन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट or engineering organization. Customer can be a bank, customer can be a restaurant, customer can be an insurance company. बल्कि वो तो कहेंगे आपसे कि जनाब ऑपरेट भी आप ही करें और आप हमसे पर यूनिट पैसे चार्ज कर लिया करें, लीज भी आप कर दें। जब आज केसेस में इसलिए डीजल जनरेटर्स वगैरह लीज भी होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आपके लिए मौका है कि वो जब और कस्टमर्स के ऊपर ये भी प्रेशर है कि वो कोई ऐसा काम करते हैं जो एनवायरमेंटल रेगुलेशन के खिलाफ हो, तो वो दैट विल कम अगेंस्ट देम, क्योंकि वो तो रेस्टोरेंट बिजनेस में उनको तो डीजल जनरेटर का नहीं पता। उनको नहीं पता कि इसके लूब ऑयल ऑयल को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, इसके स्पेयर पार्ट्स को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। इवन साउंड पॉल्यूशन हो रही है, तो आप साउंड पॉल्यूशन किस लेवल की कर रहे हैं, विदाउट ये परमिसिबल लिमिट में है या परमिसिबल लिमिट में नहीं है। तो ये सब चीज़ें तो वही जानता है जिसका ये प्रोडक्ट है। तो अभी प्रोडक्ट के साथ साथ कस्टमर्स फॉर द पीस ऑफ माइंड और फॉर द पर्पस ऑफ फोकसिंग ऑन देयर कोर बिजनेस, वो ये सारा कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में दे देते हैं। और इन मेनी केसेस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू इज मच मोर देन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये हो जाता है। फिर जो आप इसे जब कर रहे होते हैं तो जाहिर है कि रिटर्न्स के आपको रिटर्न्स आ रहे हैं, आप उसको के लिए वो लाइबिलिटी भी हो सकती है। उस लाइबिलिटी को एसेट में कन्वर्ट करने के लिए, उस कॉस्ट को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए आप कोई ऐसी मिटिगेशन स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं और कर सकते हैं कि जिसकी वजह से वो मिटिगेट हो जाए कॉस्ट, यानी बैलेंस हो जाए कॉस्ट, या एलिमिनेट हो जाए आपका अनप्रॉफिटेबल ऑपरेशन और वो कन्वर्ट हो जाए प्रॉफिटेबल ऑपरेशन। तो इसलिए आप चूंकि इसके ऊपर तवज्जो दी जा रही है, तो बहुत सारे तरीके ऐसे निकल रहे हैं जिसमें आप उसको प्रॉफिटेबल वेंचर के लिए यूज कर रहे हैं अपने, बजाय इसके कि वो आपके लिए एक लाइबिलिटी बन जाए। और फिर जब आप ऐसा करते हैं तो जाहिर है कि आपकी कस्टमर लॉयल्टी भी बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी रेपुटेशन भी अच्छी हो जाती है। रेपुटेशन इसलिए अच्छी हो जाती है, लोग कहते हैं भाई ये ग्रीन कंपनी है, ये बड़े रिस्पॉन्सिबल कंपनी है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंपनी है। तो इसलिए ऐसे कंपनीज के साथ आजकल बिजनेस करना लोग पसंद करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस पसंद करती हैं। इसलिए पसंद करती हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये रेपुटेशन आ जाए कि जनाब इनके सप्लायर तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, या इन्वायरमेंट का रिकॉर्ड नहीं करते, या ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि डेंजरस हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए, तो इन कंपनियों के ऊपर भी निगेटिवली इफेक्ट आता है, जो अगर उनके सप्लायर भी ठीक ना हो। दैट्स वाई आपने देखा होगा सप्लाई चेन में आप सप्लायर पे जो इतना सारा फोकस करते हैं मैनेज करने में, उसकी एक वजह ये भी है कि आपके साथ आपका सप्लायर भी अगर कुछ गलत करता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। जैसे रमना प्लाजा केस ढाका में के केस में हुआ, जब वहाँ पे 1200 लोग मर गए बेचारे फायर की वजह से। तो ये अमेरिका में वॉलमार्ट के खिलाफ बहुत बड़ा एक तूफान खड़ा हो गया कि जनाब ये तो टी शर्ट्स तो वहाँ पे तो वॉलमार्ट की बनती है और वॉलमार्ट की टी शर्ट तो हम पहनते हैं, तो क्या हम उन लोगों के खून पसीने के यार उनके खून के पे बने हुए टी शर्ट्स को हम पहन रहे हैं? इसके ऊपर तो ब्लड स्टेन है बंगालियों का। तो इससे वॉलमार्ट को भी बहुत प्रेशर आया, वॉलमार्ट ने भी कई स्टेप्स लिए अपने कस्टमर्स को काम डाउन करने के लिए। तो आजकल एक्चुअली ये प्रेशर है कि आप खुद भी ठीक प्रैक्टिस करें तो दैट इज नॉट इनफ, आपके सप्लायर्स की भी प्रैक्टिसेस ठीक होनी चाहिए। अच्छा, जब इसके ऊपर ये ख्याल में जनाब अब हमें इसको तो करना ही पड़ेगा ऐसे तरीके से कि रिवर्स लॉजिस्टिक्स को मैनेज करना पड़ेगा। आप रिवर्स लॉजिस्टिक्स को यूं नहीं कर सकते, फेंक सकते। आपने देखा होगा कि रिवर्स लॉजिस्टिक्स में आपने देखा होगा कि फ्रांस से जब न्यूक्लियर मटेरियल का ट्रेन पूरा दूसरी कंट्री में गया वेस्ट के लिए, वो लैंडफिल में जाकर के उसको प्रॉपर्ली उसको भरी करना था, तो लोग ट्रेन के आगे लेट गए कि भाई ये हमारे मुल्क में नहीं एंटर हो सकता, ये न्यूक्लियर वेस्ट है, इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस फॉर अवर फ्यूचर जनरेशंस। तो लोग इस तरह से रेजिस्ट कर रहे हैं। ग्रीन पीस और दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बहुत वोकली इसके ऊपर काम कर रहे हैं।
तो ये जो है इन्होंने क्या किया कि भाई अब उन्होंने कहा कि ये जो हमारे पास जो प्रोडक्ट रिटर्न्स हो रहे हैं इनको क्या हम किसी यूजफुल चीज में यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने जब उसके ऊपर रिसर्च की, इसके ऊपर देखा, तो उनको बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे नजर आए कि रिटर्न में जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो प्रोडक्ट पूरे ही या फिर उनका कंपोनेंट वो किसी ना किसी काम का होता है और उसको आप एक्चुअली प्रॉफिटेबली सेल कर सकते हैं। आपका जो वेस्ट है वो दूसरे का वैल्यूएबल रॉ मटेरियल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि ये जो हमारे चिकन का वेस्ट होता है ये पूरा उठाकर ले जाते हैं, जहाँ पे आप चिकन खरीदते हैं वहां पे जो चिकन का सारा वेस्ट होता है ट्रक्स आते हैं वो उनको पिक करके ले जाते हैं। बिकॉज ये चले जाते हैं उन फैक्ट्रियों में जहाँ पे चिकन के लिए फीड बन रहा है। तो ये इनका तो वेस्ट है, ये इसको तो उन्होंने फेंकना है या प्रॉपर तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ करना है। लेकिन अगर इस तरह से डिस्पोज ऑफ है कि दूसरी कंपनी इसको एडवांटेज में यूज कर सके, अपने रॉ मटेरियल के तौर पे यूज कर सके, तो एक तो आपका वेस्ट भी प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ हो जाएगा और प्लस आपको उसके पैसे भी मिलते हैं। जैसे कराची के लिए भी एक जमाने में प्लान बन रहा था कि कराची का वेस्ट हम चाइनीज कंपनी को सेल करेंगे, चाइनीज कंपनी उसे खुद पिक करेगी, पिक करके वो खुद उसे सॉर्ट करेगी कि उसमें से जो मेटल है और ग्लास है और पेपर है उसको निकाल करके अलग रिसाइकिल किया जाए और जो बाकी वेस्ट बच जाए उसको बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाए, विच इज वेरी कॉस्टली इन पाकिस्तान। तो वो इस तरह के अब मेथड्स यूज हो रहे हैं। तो फिर उसी तरीके से लॉजिस्टिक्स में ऐसे टैक्टिक्स यूज हो रहे हैं कि जिससे आपका जो है वो लॉजिस्टिक्स ज़्यादा एफिशिएंट हो रहा है। और फिर उसके बाद आप जो है वो प्रोडक्ट्स ऐसे बना रहे हैं जिसको डिस्पोज ऑफ करने में आसानी होती है। लेकिन प्रोडक्ट्स को आप ऐसे मॉड्यूलर अप्रोच से बना रहे हैं कि वो कंपोनेंट जो उसका डिस्पोज ऑफ करना है वो इजीली डिटैच हो जाता है। बाकी कंपोनेंट को हो सकता है कि आप रीवर्क करके फिर यूज के काबिल बना लें। तो देयर आर लॉट मेनी ऑप्शन। तो रिफर्बिशमेंट का एक बहुत बड़ा काम हो रहा है दुनिया में। रिफर्बिशमेंट क्या होता है भाई? रिफर्बिशमेंट सर वही ना सर, मोबाइल वगैरह जो होते हैं जो कहीं इस्तेमाल हो जाते हैं किसी कंट्रीज में, उसको न्यू करके या उसको दोबारा रीऑर्गेनाइज करके उसको दूसरी कंट्रीज में भेज देना, रिपेयर करके, जी बिल्कुल। रिपेयर तो करके ये, जी, ये रिफर्बिशमेंट कहलाता है। हमारे यहाँ रिफर्बिश जनरेटर्स आते हैं, बॉयलर्स आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो रिफर्बिश्ड होती हैं। क्योंकि मिसाल के तौर पर अमेरिका में लोग 3 साल 4 साल के बाद गाड़ी चलाने के बाद वो उसको अबंडन कर देते हैं, कहते हैं कि बस काफ़ी गाड़ी ये चला ली हमने। लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं वो उन्हीं गाड़ियों को रिकंडीशन करके खरीद लेते हैं। एक ज़माने में तो 1970s में पाकिस्तान में जैपनीज गाड़ियाँ आती थी तो रिकंडीशनड ही आती थी। बहुत कम लोग होते थे जिनके पास 0 मीटर गाड़ियाँ होती थी। तो रिफर्बिश्ड भी बहुत बड़ी मार्केट है और इंडस्ट्रियल में भी बहुत बड़ी मार्केट है रिफर्बिश्ड की। तो यू कैन सेल दोज रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स एंड पार्ट्स। और जाहिर है कि रिफर्बिशमेंट चूंकि अभी न्यूली डेवलप्ड मार्केट है, ये पिछले 30 साल में ज़्यादा डेवलप हुई है, तो उसमें नए तरह की जॉब्स आ रही हैं। क्योंकि जब आप नया प्रोडक्ट बना रहे होते हैं उसका प्रोसेस कुछ और होता है। जब आप यूज प्रोडक्ट को दोबारा से रिपेयर करके काम के काबिल बना रहे हैं या रिवर्स लॉजिस्टिक्स बना रहे हैं, उसमें और तरह के लोग चाहिए उस साइकिल में। तो इस तरह से नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। और सस्टेनेबिलिटी आ रही है आजकल, सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस है। CSR का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो डिपार्टमेंट होता है बाकायदा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, दे फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी जी? सर सस्टेनेबिलिटी, जी सर मतलब कि सस्टेनेबिलिटी को उर्दू में ये बोलेंगे ना सर कि ज्यादा देर तक मतलब कायम रहना, सस्टेनेबिलिटी यही कहलाती है सर। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम दरख्त काटते हैं, दरख्त काट के फर्नीचर बना लेते हैं। पानी को जो है हम इतना वेस्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, दुनिया में जो है मीठा पानी कम होता चला जा रहा है। तो अगर इसी तरीके से हम दरख्त काटते रहे, पानी यूज करते रहे और इस तरह के और दूसरे नेचुरल मिनरल्स यूज करते रहे, तो हमारी आने वाले जनरेशन्स के लिए ये चीजें नहीं बचेंगी। तो हम जो ऑपरेशंस कर रहे हैं सस्टेनेबल नहीं है इन द लॉन्गर रन। दूसरे तीसरे चौथे जनरेशन में जाके हमारा अर्थ सस्टेनेबल नहीं रहेगा, यानी इस काबिल नहीं रहेगा कि लाइफ को सपोर्ट कर सके। यहाँ पे जंगल नहीं होंगे,
जहाँ से हम लकड़ी काट कर ला सके और फर्नीचर बना सके। पानी नहीं मिलेगा, दूसरे रेयर अर्थ मेटल्स नहीं मिलेंगे, मिनरल्स नहीं मिलेंगे, ऑयल ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हम अपने रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करें कि हम भी यूज़ करें और जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी इतना कुछ बचा हुआ कि वो भी इसे आराम से यूज़ करते रहें और ये कंटिन्यूटी में चलता रहे। दिस इज सस्टेनेबिलिटी। तो अभी जैसे क्या हो रहा है कि जर्मनी पूरा सस्टेनेबल एनर्जी पे आ गया है कि जर्मनी ने अभी 2020 के दिसंबर में पूरा उन्होंने चलाकर अपने पूरी कंट्री को चेक किया कि उन्होंने पूरी कंट्री को सस्टेनेबल एनर्जी पे चलाया। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी और भी उनके पास जो भी सस्टेनेबल सोर्सेज हैं उसके ज़रिए उन्होंने पूरी कंट्री को चलाया। तो जर्मनी नाउ इज़ इन ए पोजीशन कि वो अपने कोल के पावर प्लांट्स और दूसरे ऑयल फर्नेस ऑयल के पावर प्लांट्स बंद करना चाहे तो बंद कर सकता है, क्योंकि वो सस्टेनेबल एनर्जी पे पूरी तरह आ गया है। और इसी तरीके से इटली का भी टारगेट है 2025 का, यूके का भी इसी तरह टारगेट है कि कुछ अरसे में वो सस्टेनेबल एनर्जी पे चले गए। पाकिस्तान में भी आप देखें सोलर पे कितना आ रहा है, काम हो रहा है। दुनिया सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रही है और सस्टेनेबल एनर्जी वक्त के साथ साथ उसकी प्राइस कम हो रही है। जैसे आपका हाइडल पावर है, ये भी सस्टेनेबल है काफ़ी हद तक, क्योंकि वो तो पानी ऊपर से गिरता रहता है और आप जो है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते रहते हैं। तो आप फोकस जो है वो उन सोर्सेज ऑफ एनर्जी से हटा करके उन चीज़ों पे ला रहे हैं जो कि सस्टेनेबल हो। जैसे सूरज से आपको रोशनी मिलती रहेगी, आप सोलर पावर यूज़ करते रहे, हाइडल पावर यूज़ करते रहे, विंड पावर यूज़ करते रहे। तो ये सब सस्टेनेबल सोर्सेज है। इसी तरीके से सर जी जी कल मैंने एक लिंक्डइन में वीडियो देखी थी, मतलब मैं जी शेयर करना चाह रहा हूँ इसी से, सॉरी मैंने इंटरप्ट किया। मतलब जी कि एक ऑफिस है चाइना में, जी जहाँ पर डेस्क, मतलब उनके जो ऑफिस के डेस्क है ना, उसके जी। नीचे उन्होंने पेडल्स लगा दिए। अच्छा। हाँ, वो पेडल्स वो लोग चलाते जा रहे हैं, इस तरह उनके एक्सरसाइज भी होता जा रहा है पाँव का, और उससे एनर्जी भी कंप्यूटर भी जनरेट चल हो रहा है, रही है, और कंप्यूटर भी उससे चला रहा उनका कंप्यूटर भी चल रहा है इसी है। जी तरह। जी 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 बिल्कुल, इस इज सस्टेनेबिलिटी। और वो जाहिर है कि उससे जो हमारा जो लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है वो उस तरह से हो रहा है कि ये हेल्दी लाइफ स्टाइल है। यस गुड। तो अब इन चीज़ों पे बहुत काम हो रहा है। अब ऐसी रोड्स भी बनाई गई हैं जिसके ऊपर, रोड के ऊपर जब गाड़ी चलती है तो वो प्रेस करती है किसी चीज़ को और उस प्रेशर से वो एनर्जी बनाते उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह बहुत सारे दुनिया में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। बहुत सारे कॉस्ट इफेक्टिव हैं, बहुत सारे कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। लेकिन अब विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब तो कॉस्ट इफेक्टिव है ही। और हाइडल एनर्जी तो पहले भी बहुत ज़्यादा सस्ता था, अब भी बहुत सस्ता है। इसलिए पाकिस्तान नया डैम बना रहा है अब बहुत अरसे के बाद। फिर जब आप सस्टेनेबिलिटी पे जाते हैं और इस तरह के स्टेप्स लेते हैं तो हार्मफुल एमिशंस कम होती हैं, पोल्यूशंस कम होते हैं। और एमिशंस और पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हैं कि टोरंटो में या और दूसरे शहरों में डेवलप्ड कंट्रीज़ के वो पोल्यूशन लेवल चेक करते रहते हैं। और जब पोल्यूशन लेवल बियॉन्ड सेफ्टी लिमिट ऊपर जाता है तो टेलीविजन पे और रेडियोस पे वो अनाउंस करते हैं कि जनाब ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन लेवल बढ़ गया है। लोग भी पढ़े लिखे हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, अपनी कंट्री को कदर करते हैं, तो वो सब गाड़ियों का इस्तेमाल छोड़ देते हैं और ट्रेन पे ट्रैवल करते हैं या गाड़ियों की पूलिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से वो पोल्यूशन लेवल को नीचे ले आते हैं। और फिर लैंडफिल्स होते हैं। लैंडफिल्स वो जगहें होती हैं जहाँ पे जाकर के आप अपना सारा जो ये वेस्ट होता है उसको भरी करते हैं। अब वेस्ट में से वो वाला वेस्ट तो आपका डिकम्पोज हो जाएगा, जो डिकम्पोज हो सकता है। लेकिन ये जो प्लास्टिक्स हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं ये तो हंड्रेड्स ईयर्स से भी पड़ी रहें तो डिकम्पोज नहीं होती। तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम। अगर आप प्लास्टिक के मटेरियल इस तरह बनाते चले जाएंगे और ये डिकम्पोज नहीं होंगे और एक टाइम के बाद जाहिर है ये वेस्ट हो जाएगा। इस वेस्ट को आप कहाँ लेकर के जाएंगे? ना उन्हें ज़मीन एक्सेप्ट कर रहा है, ना उसको आप क्या कहते हैं किसी और काम में ला सकते हैं। तो बहुत सारे प्लास्टिक के यूजेस को तो रिड्यूस किया जा रहा है और बहुत सारी जगहों पे इनको रिसाइकिल भी किया जा रहा है। इंसिनरेटर्स होते हैं जो इस तरह के होते हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होते ऐसे मटेरियल्स, तो उनके लिए इंसिनरेटर्स भी यूज़ करते हैं, उसमें उसको बर्न कर देते हैं। तो बर्न करने में जाहिर है अब इंसिनरेटर्स में एक मसला ये था कि वो खुद पोल्यूशन क्रिएट करते हैं।
लेकिन अब ऐसे इंसिनरेटर्स आ रहे हैं जिनकी जो एमिशन होती है वो एक्सेप्टेबल लिमिट पे होती है, तो इसलिए ये भी इंसिनरेटर्स यूज किए जा रहे हैं ताकि जो वेस्ट है उसको बर्न करके ऐश में कन्वर्ट कर दिया जाए। और ऐश को भी आप यूज कर सकते हैं सीमेंट बनाने में। ओके जनाब, ये तो उसका आंसर लिखा ही हुआ है डायरेक्ट। और हमने ये डिस्कस भी किया था कि भाई आपको जो रिटर्न्स वगैरह से आपका जो प्रॉफिट हो सकता है, इनकम हो सकता है, वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट से हो सकता है, और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत लुक्रेटिव होते हैं, राइट? सर अभी चेंज नहीं करे प्लीज, मैं पढ़ रहा था थोड़ा सा। हाँ पढ़े दो पढ़े। 2 मिनट देंगे प्लीज। जी प्लीज प्लीज पढ़िए, आराम से पढ़िए, सॉरी। सर इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे, मतलब अगर इसका आंसर नहीं लिखा हुआ था तो मैं शायद कुछ और जवाब देता। जी मैं आपको कर देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि लैंडफिल नीचे से चलता है। लैंडफिल तो आपका खर्चा होता है, आप वहां तक अपने प्रोडक्ट को ले जाते हैं, और लैंडफिल का गवर्नमेंट का जो भी डिपार्टमेंट होता है वो उसके आपके प्रोडक्ट को ऑपरेट करता है, तो आप तो उसके पैसे देते हैं। रिबेट कहाँ मिलता है आपको? रिबेट तो उस सूरज में मिलता है जब आपको उसके बदले में कुछ पैसे मिले। यू डोंट गेट एनी रिबेट, ये तो आपकी पूरी पूरी लाइबिलिटी है। ठीक है, जो आप अपना ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं वहां जाता है, फिर वहां पे गवर्नमेंट की जो कॉस्ट है वो इंकर करते हैं, तब लैंडफिल में आपका वेस्ट भरी होता है। पोस्टपोनमेंट सेंटर का ताल्लुक तो न्यू प्रोडक्ट से होता है। या न्यू प्रोडक्ट को आप पोस्टपोन करके एंड में असेंबलिंग कर रहे होते हैं, तो इस तरह ये होता है कि आप अपना कुछ स्पेयर पार्ट्स, कॉमन स्पेयर पार्ट्स को कई फिनिश प्रोडक्ट्स में यूज कर सकते हैं, तो आपकी इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट लो हो जाती है। इसका तो ताल्लुक ही नहीं है एक वेस्ट प्रोडक्ट से। और रिटर्न्स पे आपको फ्रेट डिस्काउंट कौन देता है? ये फ्रेट डिस्काउंट तो आपको मिलता है जब आप बल्क में भेजते हैं, और आपके रिटर्न्स बल्क में नहीं होते, बल्कि वो तो आपके कस्टमर्स एक एक दो दो पीस भेजते हैं, तो उस पर डिस्काउंट कैसे मिलेगा? वो तो आपका एक्सपेंडिचर होता है, जैसे डेल करता है। अभी हम अगले उसमें पढ़ेंगे कि जो अमेरिका, ये यूरोप में भी और अमेरिका में भी उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरर के ऊपर लाजमी कर दिया है कि वो अपना प्रोडक्ट जब कस्टमर यूज कर ले और डिस्पोज ऑफ करने की जिम्मेदारी मैन्युफैक्चरर पे है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसने क्या किया है कि डेल ने ये किया है कि वो कहते हैं कि आप हमारे ही बॉक्स में रख करके डेल का यूज्ड कंप्यूटर जो आप डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं फेडेक्स के ऑफिस में दे दें, दे विल गिव इट बैक टू अस। तो उसमें फेडेक्स इनको डिस्काउंट कहाँ देता है? डिस्काउंट फेडेक्स तो पूरा चार्ज करता है। ठीक है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अमेरिका में कि रिटर्न्स को वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मैनेज करेगा डिस्पोज ऑफ के लिए। ओके, तो इसमें सवाए सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के कोई चीज़ फायदेमंद है ही नहीं, और बी तो रेलेवेंट ही नहीं है। इज इट क्लियर? ओके सर, सेल ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या मतलब कि आप आपने डीजल जनरेटर बेचा आपने सही किसी समझ रेस्टोरेंट को, ठीक अब है। साथ में आप उसका कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट भी हम ले लेते हैं, इसको ऑपरेट भी हम करेंगे, अब आपको अच्छे खासा एनुअल में पैसा देते रहेंगे। रेस्टोरेंट का हेडेक खत्म हो जाता है कि बिकॉज रेस्टोरेंट इज नॉट इन डीजल जनरेटर बिजनेस। अभी प्लस वो 2 आदमी रखते हैं, एक तीसरा आदमी इसलिए रखते हैं कि जब एक भाग जाए तो एक मौजूद रहे। तो ये सब चीज़ें रेस्टोरेंट कभी भी एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर सकते, दिस इज नॉट देयर कोर बिजनेस। तो आज अमेरिका में तो बहुत अरसे से यही चल रहा है। अब तो पाकिस्तान में भी लोगों को अकल आ गई है कि जो हमारा कोर बिजनेस नहीं है उसके ऊपर उसको आप कॉन्ट्रैक्ट आउट करना है, दैट इज मोर एफिशिएंट एंड दैट इज लेस कॉस्टली। ठीक है सर बिल्कुल जबरदस्त समझ में आ गया, अल्लाह करे यही सवाल आ जाए। अच्छा हो सकता है अभी दे। हाँ ओके सर। गुड। तो अभी इसी से रिलेटेड हम दूसरा टॉपिक कर रहे हैं, वेस्ट की कंसिडरेशंस। कि वेस्ट में आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं, मतलब रिवर्स लॉजिस्टिक्स और कैसे मैनेज कर रहे हैं।
उसमें लीगल कंसिडरेशन भी है, कस्टमर का भी पॉइंट ऑफ व्यू है, और फिर आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि भाई वेस्ट को हम ज़रूर मैनेज करें, बिकॉज ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हम ऐसे मैनेज करें कि या तो उसकी कॉस्ट पूरी कवर हो जाए, और बहुत अच्छा है कि अगर उससे हमें कुछ प्रॉफिट मिल जाए। तो ये इसके ऊपर ये कुछ स्लाइड्स हैं, तो दैट सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस की गई है कि वेस्ट की हायरार्की क्या होती है, बाकायदा एक हायरार्की होती है वेस्ट की, वो अभी हम वेस्ट की हम डिस्कस करेंगे। और उस हायरार्की को आप समझ लें तो बहुत सारे वेस्ट को आप इनिशियल स्टेजेस पे प्रिवेंट कर सकते हैं मिटिगेशन से पहले, जब आप उसको वेस्ट को पूरा आपने डिस्पोज ऑफ करना होता है। अच्छा जनाब, उसी तरीके से जब वेस्ट एक्सचेंज एक तरीका है दुनिया में और अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है कि वेस्ट एक्सचेंज एक्सचेंज एक एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम बन गया। और मैंने आपको एग्जांपल दी थी जो मुर्गियों के जो सारा ये वेस्ट ले जाते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं फीड में। इसी तरीके से और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका वेस्ट होता है वो कहीं और यूज़ हो जाता है। और वो जैसे मिसाल के तौर पर जब आप सोप बनाते हैं, सोप बनाने के दौरान सोप अगर आप बहुत बड़े तादाद में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में ग्लिसरीन भी प्रोड्यूस होता है। और किसी भी सोप मैन्युफैक्चरर को आपने नहीं देखा होगा कि वो ग्लिसरीन भी बेचते हो, लेकिन ग्लिसरीन के चूंकि मल्टीपर्पज यूजेस हैं तो ये इनके लिए तो वेस्ट है, अगर कोई ना खरीदे तो इनको इन्हें डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि उसके यूजेस हैं तो वो उसको फिर डिस्पोज ऑफ कर देते हैं और वो बेच देते हैं, वेस्ट को एक्सचेंज कर देते हैं उन कंपनीज को जो इनसे दवाइयाँ बनाते हैं, दूसरे केमिकल्स बनाते हैं। इसी तरीके से आप देखें कि शुगर केन है, शुगर केन में आप जब आप शुगर बना लेते हैं तो बहुत सारा बगास क्रिएट होता है। तो बगास को फिर क्या करते हैं कि उसको यूज करते हैं पावर प्लांट के फीड के तौर पे। तो बहुत सारे शुगर मिल्स ने तो अपना पावर प्लांट बना लिए जिससे 50 मेगावाट 100 मेगावाट तक पाकिस्तान में बिजली जनरेट करते हैं, जिसमें से कुछ हिस्सा वो खुद कंज्यूम करते हैं, बाकी सारा वो सेल कर देते हैं। तो इस तरह उनको वेस्ट से इनकम हो रही है और अपनी एक कॉस्ट भी सब्सिडाइज हो रही है, तो उनको एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि वो इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो इस तरह करके और बहुत सारे बल्कि आप ब्राज़ील में जाके देखेंगे तो ब्राज़ील में तो इसकी पूरी साइंस है, उसी से वो बोर्ड भी बना रहे हैं और उसी से और बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं शुगर केन के वेस्ट से। और इवन तो ये उनका तो इसके ऊपर अगर काम किया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें निकल आती हैं। तो वेस्ट एक्सचेंज मार्केट एक्सचेंज भी है कि आप वेस्ट बेच सकते हैं मार्केट में जा करके। फिर असल जो इश्यू है वो है हज़ार्डस वेस्ट का। हज़ार्डस वेस्ट की रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। तो हज़ार्डस वेस्ट इंडस्ट्रीज जो है वो ड्रेन में बहा देते हैं। अमेरिका में आप कोई भी वेस्ट इस तरह से नहीं आप फेंक सकते, वो उनके यहाँ बाकायदा ऑडिट होता है। क्या ऑडिट होता है उनका? एनवायरमेंटल ऑडिट ऐसे होता है कि आपने पूरे साल में कितनी परचेजेस की, वो जो जितने भी मटेरियल परचेजेस किए उन्होंने वो टन्स में उसका वेट किया था और जितना उन्होंने आउटपुट निकाला उसका टन्स में वेट किया था। अब डिफरेंस अगर फर्ज कीजिए कि 50 टन्स का है तो उनको उसका ऑडिट कराना पड़ता है कि 50 टन्स या तो ज़मीन के अंदर दफन किया गया, या वो लिक्विड की सूरत में निकल गया, या फिर वो एयर में गैस बन करके चला गया। तीनों डिजायरेबल नहीं है अनटिल अनलेस उनको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ किया गया है। तो लिक्विड के लिए तो उनके यहाँ लॉ है कि लिक्विड को न्यूट्रलाइज किए बगैर आप उसको फेंक नहीं सकते, बाहर ड्रेन में नहीं डाल सकते। वो जो आपका वेस्ट वाटर का ड्रेन है उसमें आप वैसे ही नहीं डाल सकते उसको, बल्कि उसको आपको न्यूट्रलाइज करके ड्रेन में डाल सकते हैं। और उसमें से जो ऐसे केमिकल्स हैं जो डेंजरस हैं, हज़ार्डस हैं, उसको सेग्रीगेट करके उन्होंने प्रॉपर उसको अलग से डिस्पोज ऑफ करना होता है। इसी तरीके से सॉलिड वेस्ट का भी वो देखते हैं कि जो सॉलिड वेस्ट पूरे साल के दौरान ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट किया उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ किया या नहीं किया, और एयर एमिशन का लेवल कितना है उनका। एयर एमिशन उन्होंने कंप्रेसर से एयर एमिशन होती है, पंप से एयर एमिशन होती हैं, और बॉयलर से और दूसरे इंडस्ट्रियल जो मशीन्स होती हैं उनसे एयर एमिशन होती है। तो वो उसको चेक करते हैं
कि जनाब इनके एमिशन एक कंट्रोल लेवल में है या नहीं। अगर कंट्रोल लेवल में नहीं है तो वहाँ का जो इंस्पेक्टर होता है वो उनको एक वार्निंग लेटर दे के जाता है, जनाब 1 हफ्ते के बाद मैं आऊँगा एंड यू हैव टू रेक्टिफाई दिस। और 1 हफ्ते बाद आके वो चेक करता है, अगर रेक्टिफाई नहीं होता है तो प्लांट से एक आदमी को अरेस्ट करके ले जाता है। और वो किसको अरेस्ट करके ले जाता है? चीफ एग्जीक्यूटिव को अरेस्ट करके ले जाता है। इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा अब लोग इसके बारे में कॉन्शियस हो गए। तो ये है। और तो इसकी स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन भी होती है, यानी इनको आप आम ट्रक्स पे नहीं भेज सकते, वरना तो आप पूरा रास्ता पोल्यूट करते हुए जाएंगे। इनको प्रॉपर ऐसे ट्रक्स में डालना होता है जो प्रॉपरली क्लोज्ड हो और इन्वायरमेंटल एक्ट के मुताबिक हो, ताकि उसकी प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन हो सके। और उस तरह के वेस्ट हैं जैसे कि न्यूक्लियर वेस्ट होता है। न्यूक्लियर वेस्ट बहुत डेंजरस होता है। तो न्यूक्लियर वेस्ट से डर्टी बम्स भी बनते हैं। तो न्यूक्लियर वेस्ट का तो ये होता है कि पाकिस्तान में भी जो पावर प्लांट है, ये एक कैनप कैनप का जो पावर प्लांट है, ये कनाडा ने ओरिजिनली बनाया था यहाँ पे। तो उसमें उन्होंने पूरा उसका सिस्टम रखा हुआ है। इंटरनेशनल जो मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन है इस तरह न्यूक्लियर वेस्ट की, वो पूरा मॉनिटर करती है कि पूरा साल आपने कितना न्यूक्लियर पावर क्रिएट किया, उसके अंदर कितना आपने न्यूक्लियर इनपुट यूज़ किया, और उसके जो रॉड्स वेस्ट की शक्ल में निकले उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ किया लेड से उसको मफलर करके या नहीं किया, और उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन सब चीज़ें वो बाकायदा ऑडिट करते हैं। वो ये जाहिर है कि ये ज़्यादा सीरियस किस्म का वेस्ट है। तो इस तरह के ऑडिट के सिस्टम्स पूरी दुनिया में चल रहे हैं, डिफरेंट वेस्ट के बारे में चल रहे हैं। पाकिस्तान में जो है वो अगर उसमें कहीं पे सही अमल हो रहा है तो वो न्यूक्लियर वेस्ट पे हो रहा है, बिकॉज वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। ये वेस्ट हायरार्की है जनाब। सबसे पहली बात तो ये कि जो भी आप मटेरियल यूज़ करते हैं उसे रिड्यूस कर दें। इस तरह से डिज़ाइन करें कि उसका यूज़ ही रिड्यूस हो जाए, क्योंकि जब आप डिज़ाइन करते हैं और वेस्ट को प्रॉपर्ली कंसीडर नहीं करते तो आपका 40% वहाँ पे वेस्ट क्रिएट होता है, मैन्युफैक्चरिंग में 30% वेस्ट क्रिएट होता है, और फिर सप्लाईज के दौरान आपका 30% फर्दर वेस्ट क्रिएट होता है। तो अगर आप इस वेस्ट को रिड्यूस कर दें तो बहुत सारा वेस्ट तो आप वहीं पर रिड्यूस कर देंगे अपने प्रॉपर सिस्टम के अंदर। तो पहली चीज़ तो ये है कि वो रिड्यूस कर दो। रिड्यूस करने का तरीका एक ये भी है कि जैसे आपने पानी की बॉटल्स में देखा होगा, पहले पानी की बॉटल्स बड़ी थिक आती थी, अब ये बड़ी थिन आती हैं, तो आपने उसका वेट रिड्यूस कर दिया है। और फिर जहाँ जहाँ पॉसिबल हो उसे आप रीयूज करें। ठीक है, रीयूज होता है, पहले तो होता था पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रीयूज होता था, फिर वो ख़त्म हो गया जब से प्लास्टिक की चीज़ें आई। कोको कोला वगैरह की जो आप बॉटल्स ख़रीदते थे तो वो 5 रुपए डिपॉजिट लेता था, और जब आप बॉटल वापस करते थे तो आपको 5 रुपए वापस कर देता था। ये बॉटल फिर दोबारा से क्लीन होकर के रिफिल होती थी, तो रीयूज है। इसी तरीके से मिनरल वाटर के आपने देखा होगा 20 लीटर्स के कैन है, वो बार बार रीयूज होते हैं। तो इस तरह की और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में रीयूज़ की प्रैक्टिस है कि आप उसी कंटेनर को बार बार रीयूज़ करें। तो इस तरह से वेस्ट आपका कम प्रोड्यूस होता है, क्योंकि एडिशनल जो आपका यूज़ होता है वो कम इंक्रीज होता है। फिर तीसरा तरीका ये होता है कि जब आप वेस्ट को और नहीं कर सकते तो रिसाइकिल कर लें, रीयूज़ नहीं कर सकते तो रिड्यूस फर्दर नहीं कर सकते तो आप रिसाइकिल कर दें। और रिसाइकलिंग के आजकल दुनिया में बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं जो डिफरेंट तरह के मटेरियल को रिसाइकिल कर रहे हैं। पेपर को रिसाइकिल कर रहे हैं, ग्लास को रिसाइकिल कर रहे हैं, मेटल्स को डिफरेंट टाइप के रिसाइकिल कर रहे हैं। ठीक है, इवन प्रोडक्ट्स को रिसाइकिल कर रहे हैं। फिर चौथी चीज़ ये होती है कि आप एनर्जी रिकवर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कराची में एक प्लान बना था कि वो सारा वेस्ट यूज़ करके और उसको बर्न करके उससे पावर जनरेट करने का प्लान था। तो ये एक उसका हेल्दी यूज़ है। अगर आपका पावर प्लांट अच्छा है और उसके अंदर एमिशंस कंट्रोल्ड में है तो आप वेस्ट को बर्न करके आप एनर्जी रिकवर कर सकते हैं। और फिर जब और कोई तरीका नहीं बच जाए वेस्ट में, ये सारे तरीके जो हैं ये पैसे अर्न करने के, जितने भी ये सारे तरीके इनसे आप पैसे अर्न कर सकते हैं वेस्ट से। और अगर इनमें से सारे तरीके ख़त्म हो जाएं
then you finally dispose it in a responsible landfill. रिस्पॉन्सिबल लैंडफिल क्या है? जो कि गवर्नमेंट मैनेज्ड है और गवर्नमेंट उसमें प्रॉपर तरीके से, जो साइंटिफिक तरीके उसके मुताबिक तमाम वेस्ट को लैंड के अंदर फिल कर देती है और प्रॉपर ही कर देती है उसको। और हमारे तरह की जो इररिस्पॉन्सिबल लैंडफिल होती है कि हम उसको कहीं पे भी जाके लैंड में फेंक देते हैं, वो द पैसेज ऑफ टाइम खुद ही डिस्पोज ऑफ हो जाती है उसकी बहुत सारी चीज़ें। दैट इज़ नॉट ए रिस्पॉन्सिबल लैंडफिल। ओके जनाब, वेस्ट एक्सचेंज। वेस्ट एक्सचेंज की मैंने आपसे बात की थी कि वेस्ट को आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं, तो ये है वेस्ट एक्सचेंज। जनाब आप देखें कि स्लाइड यार, ये आंसर अच्छा वो मैंने तुम्हें वो नहीं किया। ये लीजिए जनाब, वेस्ट एक्सचेंज क्या है? Waste exchange is for materials that have no known alternative use। अब जिसका जो अल्टरनेटिव कोई यूज है ही नहीं, वो आपसे कोई क्यों लेगा? ठीक है, तो ये इसलिए गलत हो गया। इज अ वे टू मेक वन कंपनीज बाई प्रोडक्ट अनदर कंपनीज रॉ मटेरियल। जैसे मैंने आपको मुर्गियों के वेस्ट की एग्जांपल दी थी कि वो दूसरी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है। और तीसरा ये इज एक्सपेंसिव फॉर बोथ पार्टीज इन्वॉल्व। नो, ये जो वेस्ट एक्सचेंज है दोनों के लिए प्रॉफिटेबल है, तो एक्सपेंसिव तो किसी के लिए भी नहीं है। जो सेल कर रहा है, एक तो एक उसका वेस्ट रिमूव हो रहा है, दूसरा ही इज गेटिंग मनी, उसके लिए प्रॉफिटेबल है। जो दूसरी पार्टी है उसको रॉ मटेरियल मिल रहा है या कंपोनेंट मटेरियल मिल रहा है, तो उसके लिए भी एक्सपेंसिव नहीं है। अच्छा, रिड्यूसेस इन्वेंट्री बिल्डअप। इन्वेंट्री का तो ताल्लुक होता है आपके फिनिश गुड्स से, वेस्ट से ताल्लुक नहीं होता, तो इसलिए इन्वेंट्री बिल्डअप का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए आंसर इज बी। राइट? कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर? हेलो? नहीं सर। ओके, समझ में आ गया ना? ओके, ये है जनाब रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जिसकी वजह से वेस्ट को आप इतनी सीरियस कंसिडरेशन दे रहे हैं। और वो रेगुलेशंस जो हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के बारे में जो काफ़ी रेगुलेशंस हो गई हैं, केमिकल्स के बारे में काफ़ी रेगुलेशंस हो गई हैं, मेटल्स के बारे में काफ़ी रेगुलेशंस हो गई हैं, और बाकी चीज़ों के बारे में भी रेगुलेशन आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। तो सबसे पहले तो वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, उसमें तो जो सबसे बड़ा लॉ बन गया है वो ये बन गया है कि इनको आपने डिस्पोज ऑफ करना है, और ये मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी, चाहे वो कंप्यूटर्स हो, मॉनिटर्स हो, टेलीविजन हो, प्रिंटर्स हो, कोई और इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, ये सारे के सारे को डिस्पोज ऑफ करना मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी आप उसे एज ए कंज्यूमर सारी ज़िंदगी यूज़ करें, यूज़ करने के बाद आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट भी इनकर नहीं करेंगे, अगर कोई कॉस्ट इनकर करेंगे तो मैन्युफैक्चरर आपको पे करेगा, आप उसे रिटर्न कर दें मैन्युफैक्चरर को। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर टू डिस्पोज इट ऑफ अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। ठीक है, ये देख लीजिए, दूसरा लॉ ये है कि मैन्युफैक्चरर्स कैन नॉट चार्ज ए फी, कोई पैसा नहीं ले सकता वो इसके लिए, और इसीलिए वो अपने प्राइस में इनबिल्ट कर देते हैं। इसलिए इसको ई वेस्ट भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट कहते हैं इसको। ठीक है, ई वेस्ट कहते हैं क्योंकि इसको आपको प्रॉपर्ली मैनेज करना पड़ता है। जितनी भी बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज हैं उन सबको इस ई वेस्ट को प्रॉपर्ली मैनेज करना होता है। तो इसलिए ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के मैन्युफैक्चरर्स को फोर्स कर रही हैं कि जनाब वो अपने जितना भी प्रोडक्ट यूज़ होने के बाद ख़त्म हो चुका है, अपनी नॉर्मल लाइफ पूरी कर चुका है, तो उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए इनोवेटिव मेथड्स यूज़ करें, और प्रॉफिटेबल मेथड्स यूज़ करें, और सेफ मेथड्स यूज़ करें। अच्छा, उसके बाद जो है वो रिस्ट्रिक्शन ऑन हैजर्डस सब्सटेंसेस। जब ये तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स तो हो गया, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो हैजर्डस सब्सटेंसेस है। हैजर्डस सब्सटेंसेस में क्या है? हैजर्डस सब्सटेंसेस बहुत सारे हैं, कुछ की एग्जाम्पल भी दी हुई है आपको। लेड है, कैडमियम है, मरकरी है, हेक्सावेलेंट क्रोमियम है, यानी जो हेक्सा शेप में क्रोमियम होता है,
पॉलीब्रोमिनेटेड बाइफिनाइल है, पॉलीब्रोमिनेटेड डाइफिनाइल ईथर है, ये सब हैजर्डस मटेरियल में आते हैं। और भी बहुत सारे हैजर्डस मटेरियल हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कुछ हैजर्डस मटेरियल दे दिए। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले तो ये कि इनका वेस्ट रिड्यूस करें, और ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पे इम्पैक्ट करता है। इसका जाहिर है कि जब ये आपका मेच्योरिटी से डिक्लाइन की तरफ आता है तो ये हैजर्डस मटेरियल ज़्यादा क्वांटिटी में आपकी तरफ वापस आना शुरू होता है। तो यू मस्ट हैव ए प्रॉपर डिस्पोज ऑफ सिस्टम। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम इक्विपमेंट में चूंकि ज़्यादा हैजर्डस मटेरियल्स यूज़ होते हैं, मेटल्स यूज़ होते हैं, तो इसलिए आप उसके ऊपर भी रेगुलेशन बननी है कि जनाब आप इसके अंदर अगर इनमें से कुछ यूज़ करेंगे तो आप कितनी कितनी क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं। और तो ये है, और तो इसके ऊपर काम हो रहा है। तो ये हो गया रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑफ हैजर्डस सब्सटेंसेस। फिर एक ग्लोबली हार्मोनाइज सिस्टम है। ग्लोबली हार्मोनाइज सिस्टम क्या है कि तमाम आइटम्स के ये डिटेल्स हैं कि जिसमें पता चलता है कि आइटम कितना सेफ है, कितना हैजर्डस है, किस तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाता है। तो तमाम आइटम्स को पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन दी जा रही है ताकि उनको प्रॉपर्ली आप आइडेंटिफाई कर सकें और अकॉर्डिंगली उसको मैनेज कर सकें। और ये तो आजकल कंपलसरी है, अगर आप किसी चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके साथ MSDS होना चाहिए, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। इसके बारे में उसकी सारी डिटेल्स होती हैं कि जनाब ये मटेरियल क्या है, इसके क्या क्या हैजर्ड्स हो सकते हैं, इसको किस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाता है, ये सारा MSDS में मेंशन होता है। ओके, तो ये आज के लिए मुझे यही लेक्चर डॉक्टर साहब ने कहा था, असलम मुस्तफ़ा साहब ने। तो फ्रॉम माय साइड इट इज़ ओवर। तुम लोगों का ये कोर्स खत्म हो गया या अभी कुछ चीजें बाकी हैं इसमें? या आर यू डन विद दिस CSCP या अभी भी आप? नो सर। अच्छा, अभी आपका मॉड्यूल 3 बाकी है, राइट? सर मॉड्यूल 3 बाकी है, उसमें से मॉड्यूल ए पे हम हैं अभी, मॉड्यूल ए कर रहे हैं। मॉड्यूल ओ सॉरी, उसका जो सेक्शन है वो तो हम लोग कर रहे हैं अभी। जो बी है वो अभी बाकी है होना। अच्छा अच्छा, तो ऑलमोस्ट आप कंप्लीशन पे ही हैं, ज़्यादा क्लासेस, इसका मतलब है कि नहीं बाकी हैं। तैयारी करें यार, एग्जाम दें। आप लोग डरते क्यों हैं? एग्जाम आप लोगों ने ज़िंदगी में इतने मुश्किल मुश्किल एग्जाम दिए। पहली दफ़ा बोर्ड का एग्ज़ाम आदमी देता है तो कितना प्रेशर में होता है। उसके बाद फिर वो भी दिया आप लोगों ने, मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किए। CSCP से क्यों डर रहे हैं यार? ये तो वैसे भी MCQ टाइप है। डर बिल्कुल नहीं रहे सर, इंशाल्लाह करेंगे। हाँ और इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इसको हम पास आउट भी होंगे इसमें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और जब पास आउट हो जाए तो मुझे बताइएगा भी आप। सर आपसे साथ टच में रहेंगे इंशाल्लाह। ज़रूर ज़रूर, यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट। और पास हो जाए तो ज़रूर बताइएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। इंशाल्लाह तो आप लोग माशाल्लाह बड़े डायनामिक किस्म के बच्चे हैं, मुझे आप लोगों से इंट्रोडक्शन से बड़ी खुशी हुई थी। तो प्लीज़ इसको करके दिखाएं, मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग सभी करेंगे इसको। ओके, तो इंशाल्लाह। होपफुली शायद एक आध क्लास में और लूँ आप लोगों की। तो आज के क्लास के लिए इतना ही मटेरियल था, और मेरा ख्याल था कि आज 2 बजे क्लास शुरू होनी थी, तो इस वजह से मुझे थोड़ी 2 बजे मैंने ज्वाइन किया। तो अच्छा, मतलब 1 बजे से इंतजार कर रहे थे। apologize for that कि आप लोग नो वेट कर प्रॉब्लम, रहे थे। नो प्रॉब्लम सर। तो विश यू ऑल द बेस्ट इन द एग्जाम और इन योर फ्यूचर लाइफ। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात रहेगी अभी इस कोर्स में। ओके इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। ऑल द बेस्ट। अल्लाह सर हाफिज। सर जी जी सर बोलें। हाँ हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, बस 5-10 मिनट और लूंगा। मतलब आप टीचिंग के अलावा और मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या क्या है? मतलब कभी मैंने बहुत कोशिश अच्छा कर था कि आपसे पूछूं, लेकिन अब पूछ नहीं पा रहा था। चलो अब माशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस है आपका, जी। पढ़ाने का स्टाइल अच्छा है माशाल्लाह।